हेलो एंड वेलकम टू एड्रॉइड क्लासेस। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो भाई हम आ गए हैं एक और नए चैप्टर के साथ, एक नई क्लास में। इसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखना भाई, जो डिबेंचर चैप्टर है वो अब हमारी कंपनी बुक्स का चैप्टर नंबर 2 था 12th के अंदर। मतलब कि आपकी बुक्स के अंदर जो कंपनी वाली सेकंड बुक थी ना, उसमें ये चैप्टर 2 था। इसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी करेंगे, जो कि 12th में तो डिलीटेड था सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। जो स्टेट बोर्ड्स में उनके में शायद हो भी, बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए डिलीटेड था। फिर अगली क्लास हम, मतलब इस चैप्टर के बाद, हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो भाई अब तक आपका काफ़ी अच्छा खासा कोर्स हो गया होगा। हमारी एक बुक खत्म हो चुकी है, दूसरी बुक का भी जो बड़ा चैप्टर था वो खत्म हो गया, और डिबेंचर आप लोगों का फेवरेट चैप्टर रहा होगा क्लास 12th के अंदर। तो इसी तरीके से अब हम 12th वाले ही तरीके को फॉलो करते हुए डिबेंचर को भी ख़त्म करेंगे। डिबेंचर काफ़ी आसान चैप्टर है, तो देखते हैं भाई इस वीडियो में कहाँ तक हम डिबेंचर को कवर कर पाते हैं। तो भाई सबसे पहले डिबेंचर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखना मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है? देखो भाई, डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट या फिर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक वगैरह, जिसको मतलब आप शो करते हो तो उसके लिए कोई लीगल एक्शन आप ले सकते हो। जैसे आपने मेरे को चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ कि भाई इस बच्चे का चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट या डिबेंचर क्या, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कौन इशू करता है? इशूड बाय कंपनी। कंपनी इशू करती है। क्या दर्शाती है? ये कंपनी की बोरोइंग को दर्शाता है विद अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट ऑफ रेट एंड रीपेमेंट कंडीशंस। रीपेमेंट टर्म एंड कंडीशंस, इसको आप क्या कह देते हो? डिबेंचर कह देते हो। तो एक बार फिर से देखते हैं डिबेंचर क्या है। डिबेंचर एक वो रिटन डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी द्वारा इशू करा गया है, और एक कंपनी की बोरोइंग को दर्शाता है, जो कि एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट ऑफ रेट के साथ, जैसे 5% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। तो ये क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मैं 9% डिबेंचर, तो ये 9% क्या है? इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, विद अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट एंड अ रीपेमेंट टर्म एंड कंडीशन। मतलब कितने साल बाद हम उस लोन को रीपे कर देंगे। अब मैंने लोन क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है? बोरोइंग है। जनरली डिबेंचर को हम नॉन करंट लाइबिलिटी मानकर चलते हैं। डिबेंचर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या जाता है कि भाई ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि भाई ये 12 मंथ के पीरियड के अंदर ही खत्म हो जाएगा, तो हम इसको करंट लाइबिलिटी भी मान के चल सकते हैं। तो डिबेंचर कैन बी नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या मानेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटी मानते हुए चलेंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं डिबेंचर की डेफिनेशन को। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नोलॉजिंग अ डेट। डेट यानी कि बोरोइंग को, यानी कर्जे को शो करता है। इट कंटेन्स टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड आल्सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यूजुअली हम हाफ ईयर में इंटरेस्ट को पे करते हुए चलते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब डिबेंचर आया तो एक वर्ड आता है डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर के केस में शेयर होल्डर आता है ना, ऐसे डिबेंचर के केस में डिबेंचर होल्डर नाम का एक वर्ड आता है। तो भाई डिबेंचर होल्डर किसे कहते हैं? जिस बंदे के पास डिबेंचर हो ना, उसे डिबेंचर होल्डर कह देंगे। मेरे पास डिबेंचर तो मैं डिबेंचर होल्डर, आपके पास डिबेंचर तो आप डिबेंचर होल्डर, पड़ोसी के पास डिबेंचर तो पड़ोसी डिबेंचर होल्डर। ठीक है, मतलब जिसके पास डिबेंचर वो क्या होगा? डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। द पर्सन टू हुम डिबेंचर आर इशूड आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स एंड आर लेंडर टू द कंपनी। इसको लेंडर कंपनी का कहा जाता है, या फिर क्रेडिटर भी कहा जाता है कंपनी के लिए। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर को हमको पैसे देने होते हैं, तो लेंडर या फिर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। इजी है भाई, यहाँ तक आया डिबेंचर समझ में? तो इस स्लाइड पे हमने ये सीखा कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है, और वो कंपनी के डेट यानी कि बोरोइंग को दर्शाता है एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट प्लस में रीपेमेंट टर्म एंड कंडीशन के साथ। फिर हमने सीखा डिबेंचर होल्डर कौन होता है? जिसके नाम पे डिबेंचर इशू हुआ होता है वो डिबेंचर होल्डर होता है। ठीक है, आपके पास डिबेंचर तो आप डिबेंचर होल्डर, मेरे पास डिबेंचर तो मैं डिबेंचर होल्डर। ठीक है भाई, चलो फिर हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। देखो,
आप जो कोर्स कर रहे हो सीयूईटी, वहां से अगर बेसिक से कोई एमसीक्यू उठता है ना, तो भर भर के कैरेक्टरिस्टिक्स से उठ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, ठीक है, कि भाई डिबेंचर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखो, पहले तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। मान लो मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, मैंने आपको क्या दिया, लोन दिया, बट वो रिटर्न में नहीं लिखवाया, तो क्या अब मैं आपके ऊपर क्लेम करूंगा कि सर मैंने आपको लोन दिया था, ठीक है, कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया। आप कहोगे मैंने तो लिया ही नहीं सर। तो अब मैं जब कोर्ट में जाऊंगा तो क्या मेरे पास कोई प्रूफ है? नहीं। तो इसकी खास बात क्या है, ये क्या एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है या फिर एक सर्टिफिकेट है जो कि डेट को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड, इसकी पेमेंट पीरियड फिक्स रहता है कि भाई 6 साल में पेमेंट होनी है तो 6 साल में पैसे आ जाएंगे। थर्ड, इसके ऊपर पहले से ही इंटरेस्ट रेट लिखा होता है कि भाई इतना इंटरेस्ट रेट मेरे को देना ही देना है, मतलब एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होगा जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, बोरोइंग पे जो ब्याज जाती है वो आप दे सकते हो। ये एक क्रेडिटर कहलाता है, यानी कि एक लाइबिलिटी कहलाती है फर्म के लिए। जनरली ये नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। वर्ड मैंने यूज क्या करा, जनरली। जनरली का मतलब ज्यादातर ये नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, बट अगर क्वेश्चन कह दे कि भाई ये करंट लाइबिलिटी है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, भाई ये है करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन हमारा भगवान होता है और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है भाई। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो पहले डिबेंचर इज अ रिटर्न, ये तो पढ़ लिया था भाई। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर का क्या रहता है, स्पेसिफाइड रहता है। इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या, ये प्रैक्टिस में है कि डिबेंचर के साथ प्रीफिक्स आता है इंटरेस्ट ऑफ रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट of interest is 9%, the title of the debenture will be 9% डिबेंचर। अगर भाई 9% रेट है इंटरेस्ट का तो हम उस डिबेंचर को लिखेंगे ही 9% डिबेंचर, ठीक है भाई। जो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी जनरली ये नॉन करंट लाइबिलिटी माना जाता है ऑफ द कंपनी। एक और चीज भाई, ये ज्यादातर सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब जैसे भाई आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि भाई वो एक लोन ले लेता है, लोन लेने के बाद उसका घर गिरवी होता है, तो वो भाई क्या होता है, जो भी वहां पे लोन देता है जमींदार होता है, वो क्या करता है, उसके घर को लेने आ जाता है। मतलब कहता है भाई घर खाली करो, आपने लोन चुकाया नहीं तो ये घर मेरा हुआ, ठीक है। फिर वो उसका सामान को बाहर फेंक देता है, उसको आप कहते हो सिक्योर्ड लोन, ठीक है। और भाई जैसे आपने अपने दोस्त को लोन दे रखा है, मान लो 1000 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, क्या उसके बदले कुछ गिरवी रखवाया? नहीं, तो उसको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो डिबेंचर ज्यादातर, यानी फिर से जनरली वर्ड का यूज करूंगा, डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। क्या डिबेंचर अनसिक्योर्ड इशू हो सकते हैं? हाँ, अनसिक्योर्ड भी इशू हो सकते हैं, बट ज्यादातर डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है भाई। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तो किसी भी एसेट से क्या हो सकते हैं, सिक्योर्ड हो सकते हैं, क्लियर। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था फंडामेंटल में। भाई जो बच्चे भूल गए हैं, देखो जिनको याद है वो तो बताओ भाई, और जो भूल गए हैं उनको भाई मैं बताऊंगा, और तो कोई चारा है नहीं। तो देखो, ये आप हो, आपके 2 तरीके के खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई बिजनेस है, तो बिजनेस के 2 तरीके खर्चे होते हैं। एक दुनिया का खर्चा होता है और एक अपना खर्चा होता है। अपना खर्चा आप रोक सकते हो, अपने एक्सपेंस को क्या कर सकते हो, आप स्टॉप कर सकते हो। बट क्या दुनिया के एक्सपेंस को स्टॉप कर सकते हो? नहीं, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो भाई मैंने बैंक से लोन ले रखा है, क्या मैं ईएमआई छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो दुनिया की है। वही मैंने अपने बिजनेस को लोन दे दिया, या फिर मैं अपने बिजनेस से सैलरी उठाता हूँ, अब भाई लॉस हो गया तो क्या मैं सैलरी उठाऊंगा? नहीं उठाऊंगा भाई, इस साल लॉस है तो नहीं उठाऊंगा, अगले साल प्रॉफिट होगा तो मैं उठा लूंगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया। जो एक्सपेंस मैं स्टॉप कर सकता हूँ उसको मैं कहता हूँ चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और जो एक्सपेंस मैं स्टॉप नहीं कर सकता उसको कहता हूँ मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर चार्ज अगेंस्ट P&L, क्लियर है। तो जो खर्चे आपके रुक सकते हैं उनको मैं कहता हूँ चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और जो खर्चे रुक नहीं सकते उनको मैं कहता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है भाई। यहाँ तक आ रहा है समझ में इतना?
तो भाई कुल मिला के हमने इस स्लाइड पे क्या पढ़ा है, स्लाइड्स पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी किसकी, डिबेंचर की। पहला ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है या रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा मोड ऑफ पेमेंट या फिर मोड ऑफ रीपेमेंट सब कुछ फिक्स होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है और इंटरेस्ट का रेट उसी डिबेंचर के साथ लिखा हुआ होता है। ये ज़्यादातर नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, ये ज़्यादातर सिक्योर्ड रहता है किसी ना किसी एसेट से। और भाई इसकी ब्याज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन नहीं होता। मतलब अगर लॉस हुआ तो भी ब्याज देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, डिबेंचर्स की। क्लियर है भाई। तो चलो भाई अगली स्लाइड पे देखते हैं डिबेंचर और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस। आ जाओ भाई। आपने देखो शेयर वाले चैप्टर में देखा था ना कि भाई शेयर होल्डर तो ओनर होते हैं, मतलब मालिक साहब, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर क्या है, डिबेंचर्स तो भाई एक तरीके से लोन देने वाले हैं यानी लैंडर है, ठीक है। तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो डिबेंचर इज द बोरोइंग ऑफ द कंपनी और शेयर इज अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो इसलिए शेयर होल्डर ओनर बन जाते हैं बट डिबेंचर होल्डर लैंडर रह जाते हैं, ठीक है। अगर मैं मोड ऑफ रिटर्न की बात करूं तो भाई इनको तो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और इनको क्या मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है। बट दोनों में फर्क है भाई। ब्याज क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और डिविडेंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब डिविडेंड हो सकता है कभी मिले कभी ना मिले, बट जो इंटरेस्ट होता है वो स्टेटेड रेट से मिलता है, यानी फिक्स रेट से इंटरेस्ट इसको मिलता रहेगा। थर्ड नंबर पे आपका वोटिंग राइट आता है। वोटिंग क्या होती है भाई, मान लो आपको कंपनी में कोई डिसीजन लेना है तो भाई शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, तो क्या करेंगे, वोट करेंगे कि मान लो भाई मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, क्या ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। अगर 51% हाँ आ गई तो मैं लॉन्च कर दूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो अब बताओ ओनर वोट देंगे या फिर लैंडर वोट देंगे। भाई वोट तो ओनर देंगे, शेयर होल्डर हैव अ राइट टू अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग, बट डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव राइट इन द वोटिंग, ठीक है भाई। रिस्क अब पता है भाई, डिबेंचर तो सिक्योर्ड होते हैं, तो डिबेंचर होल्डर आर रिस्पेक्ट रिलेटिवली सेफ, सिक्योर्ड, डिबेंचर आर रिस्क फ्री। बट शेयर होल्डर में भाई वो रिस्क भर भर के होता है, उठने को तो भाई शेयर उठ जाए, ना उठे तो पैसा बर्बाद, ठीक है। मान लो कंपनी कल को डूब गई तो कुछ पैसे मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, सारे पैसे क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है भाई। इशूड एट डिस्काउंट, अच्छा एक और चीज, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो जाता है क्योंकि ये भाई लोन है, नहीं मिल रहा तो आप भाई उनको लालच दोगे कि भाई मैं डिस्काउंट पे ले लो, मतलब 100 रुपये दो, 100 रुपये मैं आपको वापस दूंगा, आप मेरे को 90 रुपये दे देना, ठीक है। तो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं बट शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके डिबेंचर और शेयर्स के बीच में। होप भाई समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एमसीक्यू करने से पहले एक स्लाइड नहीं थी इसमें, तो चलो उसको और देख लेते हैं, बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स भाई कई तरीके के होते हैं। बॉन्ड्स के अंदर आपका डिबेंचर कवर होता है, और बहुत सारे तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डिबेंचर हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गया, डीप डिस्काउंट बॉन्ड हो गया। हर कंट्री के बॉन्ड अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिया का मसाला बॉन्ड हो गया भाई, चाइना का पांडा बॉन्ड हो गया। तो बॉन्ड तो बहुत तरीके के होता है। अब ये क्या होता है, जैसे किसी दूसरी कंट्री को हेल्प की जरूरत होती है तो हम बॉन्ड इशू करते हैं, मतलब लोन देते हैं, ठीक है। तो भाई डिबेंचर तो हमने देख लिया। अब भाई जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, कूपन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब इस बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये क्या होते हैं, 0% इंटरेस्ट के होते हैं, इस पे इंटरेस्ट का रेट नहीं होता। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इनको डीप डिस्काउंट में खरीदा जाता है, मतलब बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट में खरीदा जाता है, बट हाँ इस पे इंटरेस्ट का रेट हो सकता है। बट जीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट का रेट नहीं होता। इतना आया समझ में। बट फिर भाई जीरो कूपन बॉन्ड में हम कमाएंगे कैसे, मान लो जैसे मैं लोन दे रहा हूँ, तो जीरो कूपन बॉन्ड में हम कमाएंगे कैसे। जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट माना नहीं देना पड़ता, बट जब इसकी रीपेमेंट होती है ना तो वो उससे ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपए उधार पे लिए, जीरो कूपन बॉन्ड के तहत लिए, यानी आपको ब्याज तो नहीं देना, बट जब आप रीपेमेंट करोगे तो लगभग 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ या हो सकता है 2 करोड़ की करो, तो ये क्या होगा, पेमेंट ज़्यादा होगी, तो उसका अपने आप ही थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर है भाई यहाँ तक। नोट कर लो भाई बॉन्ड्स, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कर लो भाई नोट्स। हेलो, चलो भाई।
आया यहाँ तक समझ में? चलो अब कुछ एमसीक्यू करते हैं इसके, इसी से रिलेटेड। डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं कंपनी के, गुड सप्लाई करते हैं आपको ना, ये तो एकदम गलत कह रहा है। शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, ओनर होते हैं? नहीं होते। क्रेडिटर होते हैं कंपनी के? हाँ, तो ये डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, क्योंकि ये लोन देते हैं हमें, ठीक है। प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर कौन होता है? अभी भाई पिछले ही चैप्टर में करा था, प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी बनने से पहले, बोलो, जो कंपनी बनने से पहले कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्विस देके चलता है, मतलब जिसके दिमाग में सबसे पहले आता है हम कंपनी खोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो गया, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं। चलो, डिबेंचर आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, हाँ सही कह रहा है। शेयर्स ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी, एकदम गलत, शेयर तो होता ही नहीं भाई डिबेंचर। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, तो लोन और होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ अ कंपनी, देखो ये भी सही हो सकता है, बट मैंने क्या कहा था, जनरली ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये भाई आंसर क्या है? ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे। विच बॉन्ड्स आर इशूड विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई ये तो अभी अभी करा था लास्ट स्लाइड पे कि भाई कौन से बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि बिना इंटरेस्ट के इशू होते हैं। तो पहला ही आंसर मेरे को दिख रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड। देखो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे तो इंटरेस्ट होता ही है, तो जीरो कूपन बॉन्ड इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? आ जाओ। डिबेंचर होल्डर रिसीव्ड, तो बताओ डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड मिलता है ना? डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलता है। क्या डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, और बोनस भी शेयर होल्डर को मिलता है, डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी से लोन लिया, क्या आप उसको बोनस में ब्याज दोगे? नहीं, ठीक है, तो उनको आप डिविडेंड ही देते हो और फिर उसके अलावा कुछ नहीं देते, सॉरी इंटरेस्ट ही देते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देते। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन रह गया, हाँ एक ही रह गया। A company issued 15% debenture of 100 rupees each at 20% premium. 15% stands for, तो कह रहा है भाई इसमें 15% किस लिए था? रेट ऑफ टैक्स था ना, रेट ऑफ डिविडेंड था नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट था हाँ। पहली स्लाइड पे बताया था जो डिबेंचर के साथ परसेंटेज लगा हुआ होता है वो आपका इंटरेस्ट को शो करता है, मतलब ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से एमसीक्यू आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलो भाई, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं? डिबेंचर भाई टोटल 4 तरीके के होते हैं। पहला सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके के हो सकते हैं, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। पढ़ा था कि डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब ये सिक्योर्ड कैसे होंगे? किसी ना किसी एसेट के तहत, मतलब एसेट अगर आपने कुछ गिरवी रख रखी है तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर, और एसेट गिरवी नहीं रख रखी तो ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहलाएंगे। ठीक है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये रिडीमेबल डिबेंचर हो, ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर हो। एक सेकेंड, हो सकता है ये रिडीमेबल डिबेंचर हो, और ये भी हो सकता है ये नॉन रिडीमेबल डिबेंचर हो, या फिर इररिडीमेबल डिबेंचर हो। ठीक है, इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि अब आपको ब्याज मिलती रहेगी, वो कभी रिडीम नहीं होंगे। और रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आएगा, उसके बाद इस डिबेंचर के पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है भाई यहाँ तक। फिर आता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब भाई 2 तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक होता है बियरर डिबेंचर और एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो देखो भाई मैंने एक डिबेंचर खरीदा, ठीक है, वो एक बियरर डिबेंचर था। मैंने एक डिबेंचर खरीदा, वो क्या था? एक बियरर डिबेंचर था। तो वो डिबेंचर मेरे ड्रॉर से खो गया और वो किसी और पर्सन के पास मिला, मान लो भाई मिस्टर एक्स है, उनके पास ये डिबेंचर मिला। तो क्या वो रिडीम करवा सकते हैं? हाँ, अगर वो बियरर डिबेंचर है तो हाँ वो अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ रजिस्टर्ड डिबेंचर था वो, तो वही वो उस कागज के टुकड़े का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आने किसके अकाउंट में पैसे हैं? मेरे ही अकाउंट में आने हैं, क्योंकि वो कौन सा डिबेंचर था? रजिस्टर्ड डिबेंचर था। क्लियर है इतना? आ रहा है समझ में? लास्ट, कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्ट भी हो सकते हैं, या तो वो एक कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे
या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होंगे। अब ये कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बन सकते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। मान लो भाई आपने पैसे नहीं दिए तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं पहले प्रेफरेंस में और फिर इक्विटी में, हो सकता है वो सीधा प्रेफरेंस में भी हो जाए। बट अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे हैं तो अब वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो डिबेंचर ही रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि शेयर कन्वर्ट हो सकता है डिबेंचर में? इक्विटी शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकता डिबेंचर में, क्योंकि वो पहले से ही टॉप पर है, मतलब वो पहले से ही ओनर है, तो अब वो और कहाँ कन्वर्ट होगा। बट डिबेंचर लैंडर है तो वो ओनर बन सकता है। आ जाओ भाई, अब कुछ एंट्रीज देखते हैं कि भाई इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज रिसीव्ड इन लमसम। लमसम का मतलब वो एक साथ रिसीव हो गया, तो इसको कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहले देखो बैंक में पैसे आ जाएंगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई बैंक में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो अगर आपने शेयर करा है तो भाई ठीक है, नहीं करा तो फिर से वही कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो शेयर में समझा है। देखो एक तरफ होती है पब्लिक और एक तरफ होती है कंपनी। हम कौन है, मैं और आप कौन हो, कंपनी हो। ठीक है भाई, मैंने पब्लिक से कहा जो जो मेरे डिबेंचर खरीदना चाहते हैं वो पैसे ले आओ। देखो अगर मैं कहूँ ना जो जो डिबेंचर खरीदना चाहते हैं हाथ खड़े करो, तो हो सकता है भाई लगभग हर बच्चा हाथ खड़ा कर दे। ठीक है, बट मैं ये कहूँ कि भाई जो जो डिबेंचर खरीदने वाले हैं वो पैसे लेकर आना मेरे पास, तो मैं आपको डिबेंचर दे दूंगा। तो हो सकता है भाई जिसको खरीदना है वही पैसे लेकर आए, मजे लेने वाले बच्चे दूर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी पहले आप इशू करते हो एप्लीकेशन के टाइम पे तो पहले पैसे आते हैं फिर आप डिबेंचर देते हो, बट अलॉटमेंट के टाइम पे फिर आपको मांगना पड़ता है, फिर वो पैसे लेकर आते हैं। तो लमसम में तो सब भाई इकट्ठा ही हो गया, मतलब एप्लीकेशन में ही सारे पैसे आ गए। तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पब्लिक पैसे लेकर आएगी, पैसे लेकर आएगी तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। टू में किस चीज के पैसे आ रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप कहोगे भाई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ क्यों? जब लमसम होता है, मान लो जब सारे के सारे पैसे इकट्ठे रहते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ आती है, क्योंकि फिर आप अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते। क्लियर है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ रहते हैं। ठीक है, मान लो भाई 100 रुपये का डिबेंचर है तो 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। देखो बीइंग क्यों नहीं लिखनी भाई, हम प्रेजेंटेशन करेंगे ही नहीं, बस एंट्री सीखो, बात खत्म। ठीक है, तो भाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लाइबिलिटी थी, बढ़ती है तो क्रेडिट। अब ये लाइबिलिटी खत्म कर दो, क्यों भाई ये इसके लिए तो आए नहीं थे, ये जिसके लिए आए उनको वो चीज़ दो। तो भाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। टू में किस चीज़ के लिए आए थे, डिबेंचर के लिए, तो टू में परसेंटेज डिबेंचर। अब देखो जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो हम ब्लैंक छोड़ते हैं, परसेंटेज डिबेंचर। तो भाई ये लाइबिलिटी खत्म होगी और एक नई बोरोइंग आ गई, और बोरोइंग बढ़ती है तो क्रेडिट। भाई 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये था भाई इशू ऑफ डिबेंचर इन लमसम। आ जाओ भाई इशू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। तो देखो बिल्कुल सेम है, जैसे शेयर में करते थे ना, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। तो बताओ भाई पहले पब्लिक पैसे देगी या हम पहले मंगाएं भाई पैसे? तो भाई पहली कॉल में तो मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे तो पब्लिक पैसे देती है, तो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक पैसे देगी। एक सेकंड भाई, कॉल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक पैसे देगी, और जैसे ही पब्लिक पैसे देगी तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर एप्लीकेशन। जैसे भाई शेयर में होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन के लिए तो आए नहीं थे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। टू में किस चीज़ के लिए आए थे, मान लो 7% डिबेंचर है तो टू में 7% डिबेंचर। एक लाइबिलिटी खत्म और दूसरी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, जब अलॉटमेंट आएगी तो क्या फिर पब्लिक पैसे लेकर आएगी? नहीं, फिर पब्लिक पैसे लेकर नहीं आएगी, क्योंकि पहले पैसे हमें मांगने पड़ेंगे तभी पब्लिक पैसे लेकर आएगी। जैसे ही आप पैसे मांगोगे तो आपके लिए भाई, जब आप पैसे मांगते हो तो अलॉटमेंट आपके लिए एसेट है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
अब तो पता है भाई वो दे देंगे पैसे, तो सीधा डिबेंचर दे दो 7% डिबेंचर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या होगा, फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर अलॉटमेंट। तो इस तरीके से एंट्रीज होंगी। अब आप अगर रूल्स पे जाओगे तो भाई डिबेंचर अलॉटमेंट मेरे लिए एसेट है, और एसेट बढ़ती है तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। ठीक है, और 7% डिबेंचर मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। जब बैंक में पैसे आए तो मेरी एसेट बढ़ गई, बैंक तो एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो मैं डेबिट करूंगा। और जो अलॉटमेंट को मैं एसेट माने बैठा था, अब वो अब तो पैसे देंगे नहीं क्योंकि वो पैसे दे चुके हैं, तो अलॉटमेंट कम कर दो, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू में जो भी आपको डिबेंचर देना है 7% डिबेंचर, और फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे। क्लियर है। तो भाई ये हमने शेयर में भर भर के प्रैक्टिस करी थी, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, जब शेयर प्रीमियम पे इशू, सॉरी जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू, तो भाई देखो मैं तो लमसम वाला करा देता हूँ, बट हाँ अगर वैसे कॉल पे आया तो अलॉटमेंट पर ही इशू हो जाएंगे। और अलॉटमेंट पे बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और लिख के चलना है। बाकी देखो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पर और जुड़ जाएगा। और ये ध्यान रखना बैंक वाली एंट्री में नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मांग रहे हो तब आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि भाई डिबेंचर का इतना और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इतना। और रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है भाई, चलो एक बार एक केस देख लेते हैं लमसम में प्रीमियम का। तो देखो सबसे पहले आपके बैंक में पैसे आएंगे, और बैंक में पैसे आते ही आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में किस चीज के पैसे आ रहे हैं, अप्लीकेशन। और भाई लमसम पे है तो अलॉटमेंट तो होने नहीं वाली, अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, इकट्ठी एंट्री होगी। वही देखो 100 का डिबेंचर है और 20 रुपए का प्रीमियम है, तो भाई 120 रुपए बैंक में आ जाएंगे, 120 रुपए। फिर क्या करोगे भाई, उनको भाई शेयर डिबेंचर के लिए आए थे उनको डिबेंचर दो, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में 7% डिबेंचर। भाई देखो ये तो 120 का था और डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। क्या ये बराबर हो गया? नहीं। तो और भी, और किस चीज के लिए पैसे मांगे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए। तो भाई दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है भाई, 20 रुपए से क्या कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप दे दो। ठीक है, सेम एंट्री तब होगी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे मांगोगे, तो भाई आप इंस्टॉलमेंट पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम को मानते हुए चलोगे, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तब तक। क्लियर है भाई, यहां तक आया समझ में इतना? हाँ तो बोल दो भाई। चलो भाई, शेयर तो डिस्काउंट पे इशू होते नहीं थे, बट हाँ डिबेंचर हमारे डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं, तो क्यों ना भाई डिबेंचर की एंट्रीज देखें। चलो भाई, तो बताओ पहले पैसे आएंगे या पहले पैसे आप मांगोगे। तो भाई पहले तो पैसे आते हैं, तो जब पैसे आएंगे तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई 100 रुपए का डिबेंचर था, 10 रुपए के डिस्काउंट पे यानी 90 रुपए पे इशू कर रखा। तो बताओ कितने पैसे देगा वो, 100 रुपए देगा या 90 रुपए? भाई नॉर्मल सी बात है, डिस्काउंट काट के ही देगा पैसे, तो कितने रुपए देगा, 90 रुपए और 90 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या एंट्री करोगे, अप्लीकेशन और अलॉटमेंट को खत्म। भाई लाइबिलिटी थी फालतू की, खत्म कर दो। टू में कितने परसेंट डिबेंचर दे रहे हो इस बार, चलो 9%, टू में 9% डिबेंचर। अब बताओ भाई 90 की आपके पास पैसे आए, 100 रुपए के डिबेंचर आए, तो बताओ 10 का नुकसान हो गया, क्योंकि आपको 100 रुपए फ्यूचर में देने पड़ेंगे और पैसे कितने आए, 90 रुपए, तो ये तो 10 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान को आप लॉस बाय फायर में कवर करोगे, तो सॉरी एक सेकेंड, लॉस बाय फायर कह रहा हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में कवर करोगे। और लॉस बढ़ता है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। क्लियर है भाई यहाँ तक?
आ रहा है समझ में? ठीक है। और वही अगर लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट में होगा तो हम अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट को मानते हुए चलेंगे। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि भाई हम और आगे बढ़ सके। अब हम इसके केस में और एंट्री देखेंगे और किस किस तरीके से इशू हो सकता है। करो भाई, जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ये बताओ, जो मैं लिखवाता हूँ वो आप नोट करते हो या नहीं करते? कि अभी आप स्क्रीनशॉट लेते जाते हो, फिर उसके बाद वो स्क्रीनशॉट गैलरी से बिन में चले जाएंगे, मतलब रिसाइकल बिन में, और वो रिसाइकल बिन से 30 दिन बाद परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा? भाई लिख लिया करो उसे। अगर भाई टाइम नहीं मिलता तो या तो वीडियो पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट से उस कॉपी में अपने उतार लो। ठीक है। अब एक और चीज भाई, ये जो डिस्काउंट पे हम इशू करते हैं ना, मतलब ये जो लॉस हो जाता है मेरा, इसको मैं राइट ऑफ करता हूँ। राइट ऑफ का मतलब क्या है? देखो, जब एक्सपेंस इनकर्ड होता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हुए चलते हैं, और राइट ऑफ करते हैं फिर कैसे, मतलब उस एक्सपेंस को खत्म करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11th में डिस्काउंट मिलता था तो हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते थे, सैलरी हम देते थे, सैलरी को डेबिट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट करते थे, फिर हम लास्ट में पी एंड एल में जाते थे। ठीक है। और पी एंड एल में जाके उसको क्रेडिट करते थे। ठीक है। अब आपको कहे नहीं सर हम तो वहां डेबिट करते थे। नहीं, क्रेडिट करते थे। देखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू में सैलरी, और टू वाली सारी चीज क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब भाई वो एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है तो आप डेबिट करोगे, बट जब आप उसको हटा रहे हो, मतलब राइट ऑफ कर रहे हो, तो आप उसको क्रेडिट करते हुए चलते हो। इसी तरीके से हमारा अगला कॉन्सेप्ट है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। अब भाई ये क्या है? आप जो भी आपका लॉस होगा इशू पे या फिर डिस्काउंट आपने दिया है, उसको आप किस तरीके से राइट ऑफ करोगे? जैसे यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो गया, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आप जाओगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पास कि हे रिजर्व, क्या आपके पास पैसे हैं? अगर है तो कृपया करके मेरी मदद कर दो। मतलब कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो मैं आपसे राइट ऑफ कर लूं। अगर इसके पास होंगे तो आप इस पे राइट ऑफ कर सकते हो, बट अगर इसके पास नहीं हुए तो अब आप जाओगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पास। इससे कहोगे कि हे पी एंड एल, मेरे पास 10 रुपए है, क्या मैं राइट ऑफ कर लूँ? ये बड़ा ही महान आदमी है, ये क्या कहेगा? भाई हो या ना हो कोई नहीं, आप राइट ऑफ कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से राइट ऑफ करते हैं, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ करते हैं, और अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के पास से राइट ऑफ करते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा, सर 7 रुपए प्रीमियम के पास थे, 3 रुपए नहीं है, तो 7 प्रीमियम से राइट ऑफ करो और 3 किससे राइट ऑफ करो? पी एंड एल से। तो भाई देखो, दोनों रिजर्व्स हैं, रिजर्व लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, तो एस पी आर और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, और जो वो खर्चा हुआ था ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर आप इसको डिस्काउंट के नाम से भी जानते हो, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये होती है राइट ऑफ की एंट्रीज। देखो, इस क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम दिया हुआ है, किसी एंट्री में प्रीमियम आया हो, या कहीं प्रीमियम दिया हो, नहीं दिया, तो अब ये सीधा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 10 रुपए और 10 रुपए। क्लियर है? देखो, आपको सब कुछ याद रहेगा, बट ये आप राइट ऑफ वाली एंट्री भूल जाते हो, तो भाई प्रॉमिस करो आप इसको नहीं भूलोगे, क्योंकि ये एंट्री बहुत से ज़्यादा जरूरी है, इससे भी कई सारे एमसीक्यू उठ जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? चलो, ये तो बिल्डिंग सी आ गई, देखते हैं क्या है। देखो, आपके भी क्लास 12th में आपने पढ़ा था अदर देन कैश, हमने अभी शेयर वाले चैप्टर में भी पढ़ा, बिल्कुल सेम ही है। आप क्या करोगे कि भाई डिबेंचर इश्यू करोगे, किस लिए? अदर देन कैश के तहत। अब ये क्या है भाई? देखो, ये कोई पर्सन है, मान लो ये क्या है भाई? इसका मुंह टेढ़ा कर देता है, इसका नाम सुनियो है। ठीक है, इसका नाम सुनियो है, और ये हमारी कंपनी है। ये क्या है? कंपनी है। भाई कंपनी को ये मशीन चाहिए जो कि केवल सुनियो के पास है, तो भाई कंपनी गई सुनियो के पास, हे सुनियो, आपके पास जो मशीन है वो मेरी कंपनी में नीड है, भाई मैं ये मशीन खरीदना चाहता हूँ, क्या ये मैं मशीन खरीद सकता हूँ? अब सुनियो तो भाई बैठा ही बेचने के लिए,
तो वो क्या कहेगा, हाँ आप ये मशीन ले जाओ। ये मशीन किसके पास पहुंच गई, कंपनी के पास पहुंच गई। अब बदले में इसको क्या देने चाहिए, बदले में तो पैसे देने चाहिए, बट बदले में तो इस पैसे पे तो क्रॉस लगा है, मतलब वो पैसे नहीं देगा। वो क्या देगा बदले में, वो बदले में डिबेंचर देगा। ये सेम वैसा ही हो गया जब आप पुराने जमाने में किसी को गेहूं चाहिए होते थे और किसी को चावल चाहिए होते थे, तो दोनों अपने गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। कुल मिला के बार्टर सिस्टम जैसा गेम हो गया। आपने इको में पढ़ा होगा कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, और हिंदी वाले बच्चे वस्तु विनिमय प्रणाली।